सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसको कहा जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर इसी बात को बहुत सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल्स टू कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब कैपिटल को आउटपुट से डिवाइड कर दिया जाए तो आता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें 100 यूनिट्स ऑफ टॉयज़ को प्रोड्यूस करना है और इन 100 यूनिट्स ऑफ टॉयज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मान लेते हैं कि कॉस्ट आती है 1 लाख रुपए। कितनी कॉस्ट आती है? 1 लाख रुपए। मतलब हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कितना है? 1000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट टॉय को बनाने के लिए 1000 रुपये लगते हैं। इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें इन्हीं 100 टॉयज़ को प्रोड्यूस करना है एक बार फिर से, लेकिन अब इन 100 टॉयज़ को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आती है मान लेते हैं 50,000 रुपये। मतलब अब हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कितना है? सिर्फ 500 रुपये। मतलब इस केस में एक यूनिट टॉय को बनाने के लिए कितने रुपए लगते हैं? 500 रुपये। इस एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जितना ज़्यादा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, जितना हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा। हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है कि आपको एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है कि आपकी एफिशिएंसी कम है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। और जितना कम आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, जितना लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, उसका मतलब क्या है कि उतना कम पैसा लग रहा है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का। उसका मतलब क्या है कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री क्या चाहती है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कम से कम हो। जितना लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतना बेनिफिशियल होगा किसी भी फर्म के लिए, उतना फ़ायदेमंद होगा किसी भी फर्म के लिए। दो चीज़ें, एक तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसको कहा जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। और दूसरा, किसी भी फर्म को क्या चाहिए कि ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये कम से कम हो। जितना कम कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा किसी भी फर्म के लिए। दूसरा टर्म है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल लगानी पड़ेगी, उसके बारे में बात करता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल कोई फर्म है जो कि आज तक प्रोडक्शन करती है पूरे दिन में सिर्फ 10 गुड्स का। अब ये फर्म चाहती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना और चाहती है कि एक दिन में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करे। तो इस फर्म को कैसे पता चलेगा कि जितना यूनिट ये प्रोडक्शन बढ़ा रही है उसके लिए इसको कितना यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा? वो बताता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इनफैक्ट अपने को ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब फर्म ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा वो भी बदल जाएगा। होता है ना कि जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनमें प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जो लार्ज स्केल के यूनिट्स होते हैं, जहाँ पे लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। तो ये जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये बताता है कि एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए आपको कितना एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, कितना एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल दो चीज़ें, एक तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कहा जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी फर्म क्या चाहती है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कम से कम हो। जितना लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतना ही किसी भी फर्म के लिए फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा इसमें टर्म है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपको कितना एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में बताता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। फिर इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखो, वीट होता है गेहूँ, वीट से बनाया जाता है आटा और आटे से बनाया जाता है ब्रेड को। वीट गेहूँ, गेहूँ से बनाया जाता है आटे को और आटे से बनाया जाता है ब्रेड को। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स को। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। वो गुड्स
जिनको इनपुट्स के जैसे यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। वो गुड्स जिनको इनपुट्स के जैसे यूज़ किया जाता है अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, उनको कहा जाता है रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हीट है ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है। एक होते हैं फिनिश्ड गुड्स या फिर फाइनल गुड्स, वो गुड्स जिनको फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको और प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर फिट फॉर फाइनल कंजम्पशन, उनको कहा जाता है फाइनल गुड्स। और एक होते हैं इंटरमीडिएरी गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको एक बार आपने प्रोसेस कर दिया है लेकिन उनको दोबारा से इनपुट के जैसे यूज़ किया जा रहा है किसी फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, उन गुड्स को कहा जाता है इंटरमीडिएरी गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको एक बार आपने प्रोसेस कर दिया है लेकिन उनको फिर से इनपुट के जैसे यूज़ किया जा रहा है किसी फाइनल गुड के प्रोडक्शन के लिए, तो उनको कहा जाता है इंटरमीडिएरी गुड्स। देखो हमारे एग्जाम्पल में व्हीट इज़ द रॉ मटेरियल, व्हीट को इनपुट के जैसे यूज़ किया जाता है अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। हमारे एग्जाम्पल में ये जो आटा है इट इज़ इंटरमीडिएरी गुड, व्हीट को प्रोसेस किया गया और आटा तैयार किया गया, लेकिन एक बार फिर से आटे को यूज़ किया जा रहा है इनपुट के जैसे ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए, फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आटा इस केस में क्या है, इंटरमीडिएरी गुड है। और एक होता है फाइनल गुड जिसको फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, विच इज़ फिट फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये जो ब्रेड है ये क्या है, ये फाइनल गुड है। फिर चौथे हैं कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे मशीन्स हैं, जैसे टूल्स हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं। ये जितनी भी मशीन्स, जितने भी टूल्स, जितनी भी बिल्डिंग्स फाइनल गुड के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, इनको बुलाया जाता है कैपिटल गुड्स। ये जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, ये लंबे टाइम तक चलते हैं, लेकिन विद टाइम इनमें वियर आउट होता रहता है। जैसे मशीन लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन मशीन जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी ही उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी। तो ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये वो गुड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में, जैसे मशीन्स, जैसे टूल्स, जैसे बिल्डिंग्स। ये कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन विद टाइम ये वियर आउट होने लग जाते हैं। और फाइनली होते हैं कंजम्पशन गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको अल्टीमेटली कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। इन फाइनल गुड्स में और कंजम्पशन गुड्स में कोई भी फर्क नहीं है, एक ही बात है। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है उसको कहा जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। और जितना कम कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतना किसी फर्म के लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी उसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। फिर बात की हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। रॉ मटेरियल वो गुड्स जिनको इनपुट्स के जैसे यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, उनको कहा जाता है रॉ मटेरियल, जैसे व्हीट। दूसरे हैं इंटरमीडिएरी गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको एक बार प्रोसेस किया गया है लेकिन उनको फिर से इनपुट के जैसे यूज़ किया जा रहा है किसी फाइनल गुड के प्रोडक्शन के लिए, उनको कहा जाता है इंटरमीडिएरी गुड्स, जैसे आटा। और तीसरे होते हैं फिनिश्ड गुड्स या फिर फाइनल गुड्स, जिनको फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर फिट फॉर फाइनल कंजम्पशन, जैसे ब्रेड। फिर चौथे होते हैं कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में जिन गुड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे मशीन्स को, जैसे टूल्स को, जैसे बिल्डिंग्स को, उनको कहा जाता है कैपिटल गुड्स। ये ड्यूरेबल होते हैं लेकिन विद टाइम ये वियर आउट होते रहते हैं। और फाइनली होते हैं कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, अल्टीमेटली जिन गुड्स को कंज्यूमर कंज्यूम करता है उनको कहा जाता है कंजम्पशन गुड्स। अच्छा, अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। ये तो मैं बोलूँ ना बोलूँ दबा दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, बहुत सिंपल, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उसको कहा जाता है जीडीपी, उसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस जीडीपी में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लिया जाता है, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लिया जाता है। दूसरा, सिर्फ विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी
जिन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है उनकी वैल्यू को लिया जाता है। और ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है इसके बारे में अपन ने पढ़ा था पिछले वाले सेशन में। जीडीपी क्या कहती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन किसने किया है, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कितने टोटल वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। जीडीपी बहुत सिंपली क्या कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनका प्रोडक्शन किसने किया है, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। और दूसरी तरफ है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या कहता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कंट्री के रेजिडेंट्स ने कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उसको कहा जाता है जीएनपी, उसको कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सिर्फ इतना कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कहाँ किया गया है, मुझे सिर्फ मतलब है कंट्री के रेजिडेंट्स से, उन कंट्री के रेजिडेंट्स ने दुनिया भर में कितना टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है वो मुझे बता दो। देखो दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, जीडीपी सिर्फ इतना कह रही है, जीडीपी ये कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन किसने किया है, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। दूसरी तरफ जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ये कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कहाँ किया गया है, मुझे मतलब है कंट्री के रेजिडेंट्स से, कंट्री के रेजिडेंट्स ने कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है वो है जीएनपी, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो इसको और थोड़ा ढंग से समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है और हमारे कंट्री में सिर्फ दो ही कंपनीज हैं, एक तो हमारे घर की कंपनी है, एक तो हमारी खुद की कंपनी है जिसका नाम है टाटा, और एक कोई एक कंपनी है जो कि कोई फॉरेन कंपनी है, हमारे यहाँ की कंपनी नहीं है। पूरे साल में टाटा ने 100 रुपए के वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया और पूरे साल में ए ने 50 रुपए के वैल्यू के सर्विसेज एंड गुड्स को प्रोड्यूस किया। एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, एक कोई हमारे कंट्री का रेजिडेंट है, मान लेते हैं उसका नाम है हर्ष, मेरा ही नाम वाला है हर्ष। ये जो कंट्री का रेजिडेंट है, ये जो इंडिया का रेजिडेंट है, ये लंदन गया और लंदन जाकर इसने सर्विसेज प्रोवाइड करी और इसने 80 रुपए कमाए। ये हमारी पूरी दुनिया है। अब जीडीपी क्या कह रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसने किया, मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना किया गया। हमारे एग्जाम्पल में देखें तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इस डोमेस्टिक टेरिटरी में 100 रुपए का प्रोडक्शन किया टाटा ने और 50 रुपए का प्रोडक्शन किया ए ने, मतलब हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 150 रुपए। लेकिन दूसरी तरफ जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कहाँ किया गया, मेरा मतलब है कंट्री के रेजिडेंट्स से, मुझे बस इतना बताओ कि कंट्री के रेजिडेंट्स ने कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एक तो टाटा कंट्री का रेजिडेंट है और दूसरा हर्ष कंट्री का रेजिडेंट है, और इन दोनों ने कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, टाटा ने 100 और हर्ष ने 80, मतलब हमारी जो जीएनपी है वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। होपफुली जीडीपी और जीएनपी के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जीडीपी सिर्फ इतना सा कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन किसने किया, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। और दूसरी तरफ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, और जीएनपी सिर्फ इतना कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कहाँ किया गया है, मुझे मतलब है कंट्री के रेजिडेंट्स है, मुझे बस इतना बताओ कि कंट्री के रेजिडेंट्स ने कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। अच्छा, ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये जो जीएनपी है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
इज इक्वल्स टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड लिख सकते हैं। देखो इसको समझते हैं, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होती है वो अपन ने पढ़ा था पिछले वाले सेशन में। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। मतलब क्या है, जितने भी इंडियन रेजिडेंट्स पूरी दुनिया भर में रह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी इनकम अर्न करी दुनिया भर में, उसमें से उस इनकम को माइनस कर दो जो कि बाहर के लोग इंडिया आके अर्न करके चले गए। जो इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने दुनिया भर में अर्न करी, उसमें से उस इनकम को माइनस कर दो जो कि बाहर के लोग हमारे कंट्री में आके अर्न करके चले गए। मान लेते हैं कि पूरी दुनिया भर में हमारे जितने भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने 1000 रुपए की इनकम जनरेट करी और बदले में बहुत सारे लोग इंडिया में आए, काम किया और मान लेते हैं कि वो 600 रुपए इंडिया से कमा के चले गए। तो हमारी जो नेट फैक्टर इनकम होगी वो कितनी होगी? 400 रुपए होगी। मतलब अगर नेट देखें तो हमने नेट कितना रुपया कमाया, कितनी इनकम अर्न करी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से? 400 रुपए हमने अर्न किया। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। अब वापस से अपने इस एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल में जीडीपी कितनी है? जीडीपी है 150 रुपए। ये रही जीडीपी, अभी अपन ने कैलकुलेट की। ये हमारी पूरी दुनिया है, इस एग्जाम्पल में पूरी हमारी दुनिया है। जीडीपी कितनी है? 150 रुपए। और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कितनी होगी हमारी? देखो हमारे रेजिडेंट ने दुनिया भर में कितने रुपए कमाए? 80 रुपए कमाए। लेकिन एक कंपनी ए है जो कि बाहर की है, इसने हमारे कंट्री से कितनी इनकम जनरेट करी? 50 रुपए इनकम जनरेट करी। और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम कितनी है हमारी? 80 रुपए हमने कमाए दुनिया भर से, और हमारे कंट्री में से कितनी इनकम चली गई? कोई और कमा के ले गया 50 रुपए। मतलब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कितनी हो जाएगी हमारी? 30 रुपए। इस जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड मतलब 30 रुपए को ऐड कर दो तो जो 180 रुपए आ रहा है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जो 180 रुपए आ रहा है ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी बातचीत, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जीडीपी क्या कहती है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने प्रोडक्शन किया है, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। दूसरी तरफ जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहता है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कहाँ पे किया गया, मुझे मतलब है कंट्री के रेजिडेंट्स से। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कंट्री के रेजिडेंट्स ने दुनिया भर में कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। जीएनपी को अपन लिख सकते हैं जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। कैसे लिख सकते हैं वो अपन ने देख लिया। एक चीज होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दिया जाए तो आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और डेप्रीशिएशन क्या होता है इसके बारे में हमने बातचीत की थी पिछले वाले सेशन में। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू में जो कमी आती है बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, उसको कहा जाता है डेप्रीशिएशन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पूरे साल में हमारी कंट्री में 10 फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया। मतलब हमारी जीडीपी कितनी है? हमारी जीडीपी है 10, लेकिन इन 10 में से 2 गुड्स जो हैं वो खराब हो गए, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया। ये जो 2 गुड्स खराब हुए ये क्या है? डेप्रीशिएशन है। जीडीपी में से अगर हम डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो नंबर आता है उसको बुलाया जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे इधर देख लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जो जीएनपी है इसमें से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो। देखो यहीं देख लो, अगर अपने को नेट निकालना है किसी भी चीज़ का तो नेट कैसे निकलेगा? जो ग्रॉस है उसमें से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो तो आपको नेट मिल जाएगा। अब आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो। और अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो, आपको नेट मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो जीडीपी है इसको 2 बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सकता है।
एक तो मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे और एक फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे। मार्केट प्राइस के बेसिस पे जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उन सब की मार्केट वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उनकी मार्केट वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो आ जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। दूसरा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जितनी भी इनकम अर्न की जाती है उसकी टोटल वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो आ जाएगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने को पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले में सैलरी देनी पड़ती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट देना पड़ता है। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनकी वजह से जितनी भी इनकम अर्न की जाती है उसकी टोटल वैल्यू को कहा जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो ये थोड़ा रटने वाली चीज़ें हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को ऐड कर दो तो आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जितनी भी टोटल इनकम अर्न की गई है उसकी टोटल वैल्यू को कहा जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है ये भी अपन ने पढ़ा था पिछले सेशन में। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये अपन ने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था। फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दो। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सेम यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे नॉर्मल फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई किया है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रीशिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना हो जाएगा? फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। बहुत सिंपल सी बातचीत है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो नीचे नीचे वाली चीज़ें हैं ये रटने वाली हैं, लेकिन जीडीपी, जीएनपी ये आपको समझ में आना चाहिए। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी सिर्फ इतना कहती है कि देखो मुझे कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन किसने किया, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। दूसरा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कहाँ किया गया, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि कंट्री के रेजिडेंट्स ने दुनिया भर में कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। ये जो जीएनपी है इट इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। कैसे है वो अपन ने देख लिया, फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। फिर एक टर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। एक होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को ऐड कर दो तो आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर एक होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके थ्रू जितनी भी इनकम अर्न की जाती है उसकी टोटल वैल्यू को ऐड कर दो तो आ जाएगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इस फॉर्मूला को जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर दो। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी फॉर्मूला को नेट के केस में अप्लाई कर दो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसमें तो कोई कॉमन सेंस लगाना ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अच्छा, जीडीपी बेटर कैलकुलेटिंग का मेथड है या फिर जीएनपी? जीडीपी इज बेटर देन जीएनपी। क्यों? बिकॉज जीडीपी बात करती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में। देखो दुनिया भर में इंडियंस जहाँ भी रह रहे हैं वो जितनी भी इनकम को अर्न कर रहे हैं वो इंक्लूड की जाती है जीएनपी में। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा मैटर क्या करता है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में
कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, और उसकी बात करता है जीडीपी, उसकी बात करती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी इज बेटर देन जीएनपी बिकॉज जीडीपी बात करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में। भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्या है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है। हमारे घर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी से तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़िया है खराब है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा या कम है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी की स्थिति बढ़िया है बेकार है। तो जीडीपी इज बेटर देन जीएनपी। हाँ, जीएनपी की मदद ली जाती है रेमिटेंसेस को नोट करने के लिए। रेमिटेंसेस का मतलब इंडियंस दुनिया भर में जो काम कर रहे हैं, वो जो भी इनकम अर्न करते हैं, जो भी सैलरी अर्न करते हैं, उसको भेजते हैं इंडिया में अपने घर वापस। तो ये जो रेमिटेंसेज हैं, इनको कैलकुलेट करने में, इनको नोट करने में, इनकी इंपॉर्टेंस को समझने में जीएनपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। देखो ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट सेशन था, और इस सेशन में ये जो पहली स्लाइड है इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये जो दूसरी स्लाइड है, इस दूसरी स्लाइड में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। जब आप लिखोगे तभी आपको समझ में आएंगे। और दो डेफिनेशंस हैं, एक जीडीपी और एक जीएनपी। चीज़ों को इजी करने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि अगर अपने को नेट निकालना है तो सिंपली हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये आपको याद रह जाएगा तो बाकी तो आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। जीडीपी आपको समझ में आना चाहिए, जीएनपी आपको समझ में आना चाहिए। ये पूरा सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है। अपने हाथ से इन चीज़ों को लिखो। जब आप लिखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना, झिझकना मत। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना फॉर श्योर, क्योंकि ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। लिखना ज़रूर, अगर लिखोगे नहीं तो सारी चीज़ें हौच पौच लगेंगी। मेरी भी थोड़ी कमी है, मैं एक ही स्लाइड में सारी चीज़ें घुसा देता हूँ। अब मैं आगे से कोशिश करूँगा कि थोड़ी बड़ी बड़ी स्लाइड्स बनाऊँ, बट हाँ, अगर अपने हाथ से लिखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।